मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ अभी कोई वॉर पे, क्योंकि इसी मुद्दे पे ही है वॉर आपका। जैसे एक यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो जी। हम लोगों का जैसे हुआ कि भाई रशिया से हमारी कंट्री का थोड़ा लेना देना चलता था, तो थोड़ा अपने को लगा रशिया थोड़ा एक इंटरनल हो जाता ना, एक एफिनिटी से होती है। रशिया से एक रीजन उस एफिनिटी हुई। इधर ये इसराइल पैलेस्टीन का हुआ। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आप लोग रिलीजन के बियॉन्ड भी कुछ देखते हैं किसी के संग अलायंस में, या रिलीजन ही एक प्राइम फैक्टर होता है? नहीं, अब आप देख क्योंकि लें देखिए कि आपने इस्लामोफोबिया यूज की। अब आप देखें यूक्रेन और रशिया की जंग में, मैं अगरचे अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि रशिया ज्यादा मोरली बेहतर है यूक्रेन को सपोर्ट करने के मुकाबले में। ठीक है, तो हमने भी उसमें किया, लेकिन अब जैसे ये इसराइल और पैलेस्टीन का हुआ, हम्म। मैं देखता हूँ बहुत से अपने यार दोस्त हैं, जैसे हम तो मतलब कंट्री वाइज सोच रहे होते हैं। हमारे लिए तो देखिए रिलीजन ना, वो यहूदी हमारा रिलीजन है ना, और मेरे नहीं, लिए तो क्योंकि ये मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन रिलीजन बेस्ड है ना मेरे भाई, ये कॉन्फ्लिक्ट ही रिलीजन बेस्ड है। है। यानी जो यहूदियों की जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो वो एक खास मजहबी रियासत, मजहब की रियासत है, और फलस्तीनी सारे के सारे मुसलमान हैं। तो ये है ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, आप इसको नॉन रिलीजियस तो कैसे कर सर सकते ये तो फिर वो हो गया ना कि देखिए सारी कन्फ्लिक्ट जो जिहाद है, वो सारी मुस्लिम, आप जैसे इस्लामोफोबिया का कह रहे थे, कई लोगों को लगता है। अब मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। इस्लामोफोबिया क्यों आता है लोगों के मन में, हैं? हमारे जी। मतलब सनातनियों के मन में? क्या होता है सर कि देखिए वॉर्स होती हैं, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने, रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, और क्रीमिया अपना चल रहा है उसके बाद रशिया के अंदर में। जो इस्लामिक वॉर्स होती हैं सर, इसमें कंट्री तो कैप्चर होती है, बट क्या होता है कि सर जो वहां की जो निजाम है, उसकी विचारधारा को बदलने का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, जी। जिसकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर हो जाती है। तो आज एक वॉर होती है कंट्री के अंदर, तो नॉर्मल वॉर भी ठीक है, एक दूसरा राजा आ गया, पृथ्वीराज चौहान के बदले कोई दूसरा आ गया, आप ठीक है ना, अपने काम चल रहा है, टैक्स बढ़ा देगा, थोड़ा कम बढ़ती कर देगा। बट द मोमेंट द किंग, द रूलर्स, दे गेट इनटू योर पर्सनल लाइफ, वो आपकी बीवियों के साथ में आ जाए, आपके पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग में आ जाए, आपकी इबादत जी, में आ जाए, तो चले, एक मैं समझ इंटरनल गया आपकी हेट्रेड बात। चालू होता मैं आपकी बात है। ये समझ गया। इस्लामोफोबिया है सर, और कुछ नहीं है। बाकी अपने तो सब यार दोस्त होते हैं, आप भी हो हम भी हैं, बट क्या है, वो मेंटेलिटी से घबराहट होती है देखें कि द देखिए, मोमेंट दे बात गेट ये है कि ओवर इट। जिस मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस जी मेंटालिटी को आप ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये मेंटालिटी ज्यादा पुरानी नहीं है। भाई ये मेंटालिटी जो है आपको 300 साल पहले चले जाएं आप, 200 साल पहले, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था, डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था मॉडर्निज्म के बाद, ये वहां से आपकी मेंटालिटी आई ना कि भाई हुकूमत जो है वो पर्सनल मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, 400 साल पहले तो सारे कर रहे थे, क्योंकि यही निजाम था सारी दुनिया का। ठीक है, सर, तो ऐसा अब नहीं आप है, ये ऐसा देखें, अब आप नहीं, सुन लीजिए, अब आप ये देखें कि इंडिया में मसलन अगर किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र था जो मनुस्मृति बेस्ड था, तो क्या मनुस्मृति बेस्ड हिंदू राष्ट्र लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता? क्या वो लोगों को कैटेगराइज नहीं करता कि भाई ये शूद्र है, ये दलित है, दलित के ये राइट्स हैं, शूद्र के राइट्स हैं, ब्राह्मण के राइट्स हैं? तो किसी को उसकी जात की, बिरादरी की बुनियाद पर राइट्स देना, ये एक उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस है। तो ये सारी दुनिया उसी एतबार से चलती है। वॉर्स जो है वो कभी भी जरूरी नहीं है कि दो नेशन स्टेट्स के दरमियान हो, वॉर्स हमेशा आइडियोलॉजिकल होती हैं। क्रीमिया के ऊपर जो रशिया ने हमला किया, वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसको एक्सपेंड करना था, वो उसका जो है उसको इलाका चाहिए था, इलाका तो रशिया के पास बहुत बड़ा है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। आप ये जानते हैं कि जो पॉलिटिकल तो है ही, सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है, लेकिन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक है। वो ठीक है, लेकिन बुनियाद क्या है? वो बुनियाद है आइडियोलॉजी, कि वेस्ट की एक आइडियोलॉजी है कि जिसके साथ वो खड़ा है, एक कैपिटलिस्ट मूवमेंट है। और रशिया हमेशा एक सोशलिस्ट सबसे बड़ा रहा है। ये अलग बात है कब उसका शिफ्ट हो रहा है कैपिटलिज्म की तरफ। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया जो है वो पॉलिटिकल रिसेशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। और पॉलिटिकल रिसेशन का मतलब ये है कि वहां डेमोक्रेसी है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि पुतिन जो है वो कब से प्रेसिडेंट बना हुआ है, वोट लोग उसी को देते हैं, किसी और को नहीं देते। तो वेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जिसकी बुनियाद पर डेमोक्रेसी है, जिसकी बुनियाद पर सेक्युलरिज्म है, जिसकी बुनियाद पर कैपिटलिज्म है, रशिया उसको चैलेंज करता है, चाइना उसको चैलेंज करता है, इसलिए वॉर्स होती हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसमें सर देखिए कंट्री की आइडियोलॉजी हो गई। अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा एक आधे मिनट में सर बात जैसे करता हूँ। सर जैसे हम, आप जो कह रहे थे कि 300 साल से ये इस्लामोफोबिया आया, अब देखिए अलेक्जेंडर इन्वेंट किया, वहां से लेकर इंडिया तक आया, बीच में लड़ाई हुई, पर्शियन एम्पायर पर्शियन रहा, थोड़ा बहुत उसने अपना फैला दिया।
इसके बाद जब इस्लामिक आया तो पर्शियन एग्जाम पूरा का पूरा चेंज होके वो इस्लामिक बन गया, फिर वो यहाँ एंटर करे, फिर इंडिया के अंदर क्योंकि इतने टुकड़े थे इसलिए इकट्ठा नहीं हो पाया, बट देन जो निजाम थे उन्होंने उसको कन्वर्जन चालू किया। इससे ना अब देखिए इतना बढ़िया एम्पायर अकबर ने बनाया, इतना खूबसूरत राज बना दिया, पूरा इंडिया उसका हो गया था, पूरा हिंदुस्तान साथ में हो गया था। बट औरंगजेब ने बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन लास्ट में जाते जाते इस्राइल फलस्तीन से ले गए आप औरंगजेब पर। जी एक इस्लाम कुछ कह रहे थे आप? मैं बस एक लाइन में बात कंप्लीट कर दूंगा। देखिए हीलर साहब, आप एक चीज पैटर्न अगर नोटिस करेंगे ना, अगर ब्रिटिश एम्पायर के बाद सबसे ज्यादा किसी ने एम्पायर फैलाई ना, वो मंगोल्स थे। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके पास लैंड मास मिला, और आपको भी पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे भी जाते थे किसी को नहीं छोड़ते थे, जो चीज हिलती थी ना उसको वो काट के रख देते थे। मंगोल्स ने दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर बनाए। क्या मंगोलिया के अलावा कहीं उसका ट्रेडिशन चलता है? इस्लामिक ट्रेडिशन क्यों चला आपको पता है? उसका ये जो आप बोलते हैं कि तलवार के जोर पे कन्वर्जेंस किए, नहीं, लोग मुतासिर हुए। ईरान का जो आप बोलते हैं ना कल्चर खत्म हो गया, ईरान तो हब बन गया बाद में। रुकिए मैं ठीक है, एक मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ हीलर साहब, बात चूंकि बहुत लंबी हो गई है, मुझे खत्म भी करनी है। चले हम इजराइल और फलस्तीन की जंग को दो नेशन स्टेट की जंग मानते हैं, आप किस नेशन के साथ खड़े हैं? सर देखिए, अगर मैं दो एंगल से बात करूं, आफ्टर 1948 में 30% पॉपुलेशन थी इजरायली की और 70% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स की थी। ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए, इन्होंने इस बाइफर्केशन चालू किया। यहूदी वर्ल्ड वॉर 2 में मार दिए गए थे, काट दिए गए थे, जलंधर जला दिए गए थे। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहूदी आके फिर इजराइल में रखे, बिकॉज इजराइल में ही उनका ओरिजिन हुआ है, तो उनकी एक एफिनिटी भी थी। उसके बाद एक सेटलमेंट सा हुआ कि भाई इस तरह से सेटल होना है, और एक स्ट्रिप्स बन गई, कुछ पैलेस्टीन चला गया, जेरूसलम कॉमन हो गया, इंटरनेशनल हो गया। उसके बाद लेकिन जो हमस थी या जो भी उनकी विंग थी, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई। यासिर अराफत जब आए, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करी, एक अमन शांति कायम बनाने की कोशिश करी, पर उनको मार दिया गया। यहीं पर आ जाते हैं। चलिए 1948 से पहले यहूद कहां से आए, चूंकि इस पर बात हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता। ओस्लो में, मसला भी आमिर भाई ने जो है एक मिसाल दी थी, ओस्लो में एक मुआहिदा हुआ था, ठीक है, जो यासिर अराफत के दौर में। जी कुरान किताब जलाने नहीं, एक ट्रीटी हुई, ओस्लो अकॉर्ड जो है, जो इजराइल और फलस्तीन के दरमियान हुआ था। तो क्या इजराइल को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था? अगर इजराइल उसको फॉलो करता तो बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ सर, ये जो 4 इस्लामिक देश, वो इस्लाम का निजाम फैलाने के लिए उस टाइम पे आपको याद होगा ओस्लो अकॉर्ड, अगर उस पर इजराइल मान लेता उस अकॉर्ड को, जबकि सिग्नेचर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप नेशन स्टेट की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कितनी मर्तबा रेजोल्यूशन पास हुए हैं इजराइल के ताल्लुक से? क्या इजराइल किसी एक को तस्लीम किया? तो सर आप इस आइडियोलॉजी की वजह से इजराइल के अगेंस्ट हैं या मुस्लिम कंट्री के या यहूदियों के खिलाफ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, देखिए मेरा तो क्लियर है, मैं तो आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट हूं, मैं तो क्लियर है, बिल्कुल एकदम अनअपोलोजेटिक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अगर इजराइल की हिमायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपकी नेशन नहीं, अगर वो आपकी नेशन होती तो मैं थोड़ी देर के नहीं मान लेता कि यार मेरा मुल्क है तो मैं तो अपने मुल्क की हिमायत करूंगा। अगर वो आपकी आइडियोलॉजी होती तो मैं मान लेता भाई मेरी आइडियोलॉजी में उसकी हिमायत करूंगा। आपकी ना वो आइडियोलॉजी ना आपका वो मुल्क, और मुल्क ऐसा कि जिसने एक के बाद एक अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करके तोड़ा है, मुल्क ऐसा कि जो निहत्तों के ऊपर जुल्म करता है, फिर भी आप उस मुल्क के साथ खड़े हैं, क्यों? मैं बताता हूं क्यों करता हूं सर। देखिए सर, क्या होता है कि अगर वॉर, कंट्री, टेरिटरी, कोई भी दूसरे दो लोग इस वजह से लड़ रहे हैं, ट्रीटी तोड़ने की वजह से ही लड़ रहे हैं, तो शायद हमारे रीजन बड़े अलग हो जाते हैं। बट जब दूसरी तरफ से वॉर के अंदर अल्लाह अकबर आ जाता है, यानी एक रिलीजियस एंगल आ जाता है, तो वो एक जिहाद का रूप नजर आने लगती है, जिसके खिलाफ हम लोग घबराते हैं कि कोई भी जिहाद कहीं पे भी हो रही हो, किसी भी कंट्री में, चाहे उसमें वो सही हो या वो गलत हो, लेकिन अगर वो रिलीजियस वॉर में हो जाएगी तो इसका मतलब वहां की लड़कियों, वहां यजीदियों के साथ जो हुआ था, वहां पे निजाम पे इफेक्ट करेगी, घबराएंगे हीलर भाई, उसके हम लोग रेजिस्ट करने के लिए दूसरी कंट्री का आप मुझे पता है उसमें नहीं, आप हीलर भाई, आप उसमें नहीं घबराएंगे, अगरचे ओल्ड टेस्टिमेंट यूज होती हो, तालमुद यूज होती हो, उसमें नहीं आप घबराएंगे। जब नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अपने डेलीगेशन, अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, तो एक ज्यू ने कैप पहनी हो, पानी की बोतल के घूंट ले रहा हो, है जी, आपको नहीं उसमें टेंशन होगी। जब वो ये कहते हो कि हम प्रॉमिस्ड लैंड है, हम इसको स्नैच करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, पूरी स्ट्रिप हासिल करेंगे, उसमें आपको नहीं फील होता कोई भी, वो सिर्फ इस्लाम के बारे में होता है। अहम पॉइंट है कि प्रॉमिस लैंड जो है, प्रॉमिस लैंड क्या किसी यूनाइटेड नेशन ने उनको प्रॉमिस किया है? क्या प्रॉमिस लैंड का कॉन्सेप्ट रिलीजियस नहीं है? ये जो पूरी वॉर है रिलीजियस बुनियादों पर नहीं हो रही है भाई। अगर प्रॉमिस लैंड की बात ही खत्म हो गई तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा।
सर 71 में जब ये इन्होंने पूरा गाजा का कैप्चर कर लिया था, दूसरी तरफ चली जाएगी। बात सिंपल ये है कि आपको रिलीजियस एंगल की वजह से घबराहट होती है। वो रिलीजियस एंगल तो यहूदियों की तरफ भी है ना, वो उनकी लड़ाई ही प्रॉमिस लैंड की बुनियाद पर है। वो प्रॉमिस किसने किया था? उनकी लड़ाई सर अपने को सेव करने की है, जबकि दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की, उनकी लड़ाई प्रॉमिस लैंड की वजह से है, वरना सिक्योर तो वो यूरोप में अमेरिका में है ज्यादा। वहां रोज अगर यही बात है तो उनके पास पैसा अमेरिका में ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है, यहाँ उनको आजादी ज्यादा है, सेफ्टी हर चीज ज्यादा है, यहाँ कोई उनको कुछ नहीं कह रहा है। तो उनको सेफ्टी का मसला नहीं है, उनका मसला प्रॉमिस लैंड का है। हीलर साहब मैं आपसे एक बात, प्रॉमिस लैंड मिल गई थी सर, देखिए हीलर साहब आपको एक बात मिल गई थी। नहीं तो 48 एक मिनट सॉरी एक्नॉलेज भाई, एक मिनट 48 में प्रॉमिस लैंड मिल गई तो 67 में क्या मैंगो चूपने के लिए आए थे? फर्क बताता हूं, 67 में क्यों आए थे? पॉपुलेशन को देखिएगा, 47 से पहले 30% मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 48 में सुनिएगा मेरा भाई सुनिएगा, 48 में भी अगर प्रॉमिस लैंड मिल गया था तो कौन सा प्रॉमिस लैंड कहाँ लिखा हुआ है कि किस भी ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर मिला है? वही बात हो रही है, कौन सा रिकॉग्नाइज, यही बात हो रही है एग्जैक्टली। और 48 में जो प्रॉमिस लैंड मिला है वो भी तो रिलीजियस बेसिस के ऊपर मिला है, जिससे आपको इस्लाम से दिक्कत हो रही है, बड़ा डर लग रहा है, रिलीजियस अल्लाह अकबर का नारा लग गया। आमिर भाई मैं इसमें एक पॉइंट, हीलर साहब देखिए आप करंट अफेयर्स को बड़ा चलते हैं ना, मैं कहता हूँ बाढ़ में जाए 1948, बाढ़ में जाए 1967, बाढ़ में जाए 1973। आपको भी पता है लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जब शेख जर्रा की बात हुई, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जब वो यूनस करके एक आदमी है जो जू था, जो अमेरिका से आया था। लिटरली पता है वहां पे क्या होता है, जो मुस्लिम नेबरहुड है ना, सेटलर्स को उनके घरों में रखते हैं और उनको घरों से निकाल देते हैं। सर मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि एक इंडिविजुअल है, हम बात यहाँ उसूली करते हैं, ठीक है। मैं आपसे सिंपली कर रहा हूँ, आपने कहा 1948 में प्रॉमिस लैंड मिल गया था, प्रॉमिस करने वाला कौन है? अब देखिए सर, जो ब्रिटिशर्स वहां से उसको छोड़ के गए थे, जिनका कब्जा था, नहीं प्रॉमिस सिंपल देखें, हाँ या ना में जवाब दे दिए, प्रॉमिस करने वाला कौन है? ब्रिटिशर तो नहीं थे, यूएन ने ब्रिटिश सपोर्ट और यूएस सपोर्ट के साथ उसको प्रॉमिस हो गया। 1917 में पहला प्रॉमिस चला था। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल का जो सारा मुकदमा है वो ये कि भाई ब्रिटिश ने हमसे प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस लैंड इसलिए है? नहीं सब तो देखिए उनका रिलीजियस वो है कि वहां पे वो आए थे, यही तो बात हो रही है, उनका रिलीजियस है तो भाई उनकी जंग भी रिलीजियस जंग है। यही तो मैं कह रहा हूँ उतनी देर से, आपको एक रिलीजियस जंग से घबराहट है, दूसरी से नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि ओल्ड टेस्टामेंट में कि जिस पर वो बिलीव करते हैं उसमें बाकायदा जंगों का हुक्म है, ठीक है, उसमें लोगों को मारने का, औरतों के साथ रेप करने का उसके अंदर हुक्म है, वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं दिन रात। लेकिन क्या हो गया ना, देखिए ज्यूज और क्रिश्चियंस दोनों में थे, लेकिन उन्होंने अपने विवेक को इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो किताब से थोड़ा हट गए हैं, वो अभी भी किताब पे नहीं अटके हुए सर। बाकी अपने भाइयों में क्या है, अपने जो मुस्लिम भाई हैं वो भी किताब पे बट बिल्कुल रह सकते हैं, विवेक को यूज ही नहीं करते सर, वो ये घबराहट हो जाती है। किसने एक एग्जाम्पल सर, आपके ही मीटिंग से एग्जाम्पल देता हूं सर। यार कमाल है, ये बात नहीं भाई करने दे रहे हीलर भाई, आप उनकी बात, किसी एक भाई की बात सुन लें, एक्नॉलेज भाई बात करें जी, एक्नॉलेज भाई करें। रिसेंटली अभी परसों की बात है, जो अभी स्ट्रीम पे भी हुई थी, आप बोल रहे ना किताब से दूर है, इजराइल का करंटली जो मिनिस्टर है ना पुलिस का, हुआ क्या 2 दिन पहले वीडियो वायरल होती है कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज आ रहे थे और वो थूकते हैं नन्स के पास, जैसे ही नन्स के पास पहुंचते चर्च के पास पहुंचते थूकते हैं। अच्छा फिर पुलिस से पूछा, मिनिस्टर ऑफ पुलिस से पूछा ये क्या कर रहे हैं, वो कहते कोई मसला नहीं, ये तो हमारा कल्चर है। आप बोलते हैं वो किताब से दूर है, ये कल्चर है उनका। सर आप शायद मेरा पॉइंट समझे नहीं, मैं कुछ और बता रहा। देखिए एक होता है मैं रिलीजियस के लिए जीलेट हूं कि मैं अपने रिलीजन को बचाना चाहता हूं, आई हेट सर्टेन अदर रिलीजन। ज्यूज मुस्लिम्स को हेट करते हैं, मुस्लिम ये कहते हैं। एक मिनट इधर भाई आपकी बहुत बात सुन रहा हूं मैं एक मुझे बताएं पॉइंट, इतना वैलिड पॉइंट मैं आपके सामने रख लूंगा, थोड़ा देखें। इतने रिलीजन वो इतना किताब से हट गए हैं, इतना किताब से हट गए हैं कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम के ऊपर और उसकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, और ये इतना बेस रिलीजियस के ऊपर किताब के ऊपर है कि हैब्रू अपनी लैंग्वेज जो बनाई, कमाल हो गया, जो हालांकि हैब्रू के बेस पर खड़े हैं, यानी उनकी लैंग्वेज इतना वो किताब के ऊपर अड़े हुए हैं, हालांकि ओरिजिनल हैब्रू बाइबल भी वो रिकवर नहीं कर पाए। तो यहां तक आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितने रिलीजियस। हिंदुस्तान में संस्कृत हो जाए, तमिल में तमिल, वो बात नहीं है सर, ये मुद्दा ये लैंग्वेज मैटर करती है। आपको क्या लगता है भाषा मैटर करती है? भाषा के ऊपर आपके इर्द गिर्द बड़ी चीजें हमारे अगेंस्ट हो गए, इंडिया के वो तमिलियन को मान रहे हैं, वही अलग है मुद्दा। आप दो चीजों को मिक्स ना करें, ठीक है। कल्चरल चीज एक और अलग चीज है, मल्टी कल्चरल होना, मल्टी लिंग्विड होना ये अलग चीज है। इसराइल फलस्तीन की जुबान क्या है? फलस्तीन की जुबान अरबी है ना, अगर वहां पर फलस्तीनी बैठे हुए हैं,
ये वहां जाते हैं, अपनी स्टेट वहां पर रखते हैं, सारा यूरोपियन इकट्ठा होकर गया था। एक चीज तो यूरोपियन को जुबान रखते हैं ना वहां पर, कोई फ्रेंच रखता, कोई जर्मन रखता, मल्टी लैंग्वेज रखते, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, वो ये जो प्रॉमिस्ड लैंड था, अगर अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए था, जिस तरह हजरत ने कहा यूरोप के अंदर, तो क्रिश्चियन इतना सगा था, उसने ऐसी जगह के अंदर क्यों खोपा जहां पर सारी जिंदगी लड़ते रहना है? वो उस जगह पर सेफ्टी देता। अभी ये मजाइल चल रहे हैं, उनको सेफ्टी मिली है, ये तो मजाइल चल वहां पर। सेफ्टी क्या थी? सेफ्टी थी कि यूरोप में उनको जगह दी जाती थी, पूरी दुनिया से जो है ना यूज को इकट्ठा कर वहां पर एक जगह पर इकट्ठा किया, ये सेफ्टी थी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि 1990 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली फलस्तीनी कॉज की हिमायत कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्या वो मॉरल था या इमोरल था? सर देखिए क्या था कि उस टाइम तक आप देखेंगे 40s तक और 79 से पहले मैं मानता हूं कि वर्ल्ड ओवर जो है इस्लाम का बड़ा एक मॉडरेट था सर। जब तक कि वो काबा मक्का मदीना पे कब्जा नहीं हुआ था सऊदी अरेबिया में और ईरान का शासन नहीं आया था, तब तक इस्लाम वाज अ वेरी वेरी जनरस एंड एक्सेप्टेबल रिलीजन। कहां की आप बात कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बता, अरे सर आपको बता तो रहा हूँ, 79 से पहले देखिए, जब तक उस शाह का तख्ता नहीं पलटा था और एक हार्ड लाइनर इस्लाम नहीं आया था ईरान के अंदर, और उसके बाद जो मक्का मदीना का कब्जा हुआ, सऊदी भी औरंगजेब 79 के बाद आया था, जिसका जिक्र खैर अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। हीलर भाई, यू आर जस्ट फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, आई एम सॉरी टू से, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। थोड़ी देर पहले औरंगजेब का जिक्र चल रहा है, वो 79 के बाद आया था, उस वक्त तो कट्टरता की बात थी, ईरान पर्शिया की बात की, कट्टरता की बात थी। तो इस्लाम बड़ा सॉफ्ट लाइनर जो आपको लग रहा है, ये 79 के बाद कब बदला है? मॉडरेट सर, जब ये टर्किश रूल था, टर्किश के रीजन का रीजन था, ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर में बड़ा लिबरल एम्पायर। ये यूरोप से पूछिएगा कि वो सॉफ्ट लाइनर, यूरोप से पूछिएगा। ये सुल्तान जिस समय पर ये थियोडोर हर्जल बात कर रहा था, सुल्तान अब्दुल हमीद के समय पर पूछिएगा उनसे, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ क्या हुआ, वो सॉफ्ट लाइनर थे। हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका क्या था? क्या वो समझते थे सल्तनत उस्मानिया को? वादा क्यों किया गया था 1918 के अंदर? किस बुनियाद पर वादा था? पता है किस बुनियाद पर सर वादा था? वादा ये था कि सल्तनत उस्मानिया गिरने दें, उसमें हमें फंड करें, हमें सपोर्ट करें इस वॉर के अंदर। बिल्कुल साथ है ना? तो क्यों, अगर सॉफ्ट लाइनर था तो क्यों जरूरत पड़ी थी बरतानिया को सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की और कट सऊदी लाने की? कौन लेके आया? लॉरेंस ऑफ अरेबिया को कौन लेकर आया? 1980 में आले सऊद के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? अगर सल्तनत उस्मानिया सॉफ्ट लाइनर थी तो इन वहाबी कट्टर रजीम को तो ब्रिटिश लेकर आया है। कमाल करते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं इसमें बिल्कुल, ब्रिटिश और फ्रांस की दो कंट्रीज थी, इन्होंने पूरा रीजन कैप्चर किया था 1917 के बाद से, एंड दे वर रूलिंग, और इनकी टेरिटरीज बन गई थी। आपके जो साउथ थे उनको भी इन्होंने प्रमोट किया, यूएस ने भी वहां पे एंट्री मारी, एंड दे ट्राइड टू क्रिएट देयर ओन हेगेमोनी इन दिस एरिया, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चालू किया। बट फिर भी मेरा जो कहना है वाजिद साहब, मैं जो बात कह रहा था कि जो एक फियर की जो आप बात कर रहे थे ना कि एक नॉर्मल आदमी क्यों अगेंस्ट हो जाता है, क्यों वो पैलेस्टीन के खिलाफ हो रहा है, क्या इस्लामोफोबिया उसके अंदर घुसा हुआ है, क्या वो इतना गंदा? भाई हमें नहीं प्रॉब्लम है यार, मुस्लिम भाई हमारे सब यार तो यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि जैसे सीरिया में कैप्चरिंग करी यजदी में, और वहां जाके उसने यजदी के लोगों को, औरतों को उठा के, जब वो एक्टिविटीज आती है ना तो एक फेस आता है। मैं यहाँ दो बातें कहूंगा, उसके बाद एंड ऑफ आप सीरिया के साथ नहीं हो। पहली बात होता क्या है कि बात चलती है कहीं और की, आप ले जाते कहीं उसको है। आईसिस ने यजीदियों के साथ जो किया उसको आपसे ज्यादा हम लोगों ने कंडेम किया है, और हम लोगों ने बाकायदा इतना ज्यादा कंडेम किया कि फतवे तक निकाल दिए। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हीलर भाई सुन ले, कंक्लूजन की तरफ आने दें जी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आप हमसे ये आपकी यानी सनातनी की जबानी रिलीजियस वॉर से घबराहट सुनना मुझे अजीब सा लगता है कि जिस रिलीजन में रिलीजियस वॉर को ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता हो, महाभारत पढ़ी जाती हो, रामायण पढ़ी जाती हो, राम जी जो लंका गए थे उसको सेलिब्रेट किया जाता हो और उसको विक्ट्री माना जाता हो और बहुत अच्छा उसको समझा जाता हो, तो जो रिलीजन रिलीजियस वॉर्स को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है उसके मानने वाले कह रहे हैं कि हमें रिलीजियस वॉर से घबराहट होती है। ये तो अजीब बात है। जवाब दूं सर आपकी बात का? बिल्कुल ही सर, बिल्कुल ही देखिए, बिल्कुल ही अनकनेक्टेड और बिल्कुल ही इररेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे बताइए रावण का धर्म क्या था और राम का धर्म क्या था? क्या लड़ाई धर्म के आधार पे हो रही?
रिलीजियस वॉर थी कि बिल्कुल नहीं? एब्सर्ड है। एक पंडित रिलीजियस को मार वॉर रहे थी हैं कि नहीं? रिलीजियस वॉर क्यों? वो रिलीजियस जो वॉर थी। आपके गीता में जिस चीज का जिक्र है, क्या धर्म के लिए वो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सर एक सेकंड बिल्कुल आप एक मिनट देखिए, रिलीजियस वॉर को धर्म से मत समझिए। हमारे यहाँ धर्म का मतलब वो मजहब नहीं होता है सर। आप ये माने जो क्रिश्चियन की भी जो लड़ाई थी वो दो भाइयों के बीच में थी, सेम कास्ट थे, सेम रिलीजन था, क्या रिलीजियस वॉर हो गई? कैसी बात कर रहे हो सर आप? वेरी ये गुड। तो बिल्कुल ही अच्छा, अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उनके जमाने में, जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं, बहुत से अरबों के खिलाफ जिहाद किया गया जो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया था, और इसको हम जिहाद मानते हैं, जबकि रिलीजन दोनों का एक था, दोनों की नस्ल एक थी, दोनों की जबान एक थी। भाई धर्म आप ये जो आपके लोगों का है ना, भाई रिलीजन अलग है, धर्म अलग है जी। नहीं, जो हमारे यानी इस्लाम में जो कि एक रिलीजन है, धर्म मुनाफिक लोगों के खिलाफ जिहाद मानी जाती है आपके यहाँ पे, जो धर्म को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। अबू बकर 2 साल रहे, उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुनाफिक है वो, जिहाद उनके खिलाफ लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी एक रिलीजन के थे, उनके खिलाफ तो हुआ ही, उनके खिलाफ तो हुआ ही। जिन लोगों ने ज़कात देने से मना कर दिया था, हालांकि वो नमाज भी पढ़ रहे थे, वो रोजा भी रख रहे थे, वो कलिमा भी पढ़ रहे थे, वो वही जबान पढ़ रहे थे, कुरान को भी मान रहे थे। और हजरत उमर और हजरत अबू बकर के दरमियान जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि हजरत उमर ने कहा कि भाई हम उन लोगों से जिहाद कैसे कर सकते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और हमारी किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हजरत अबू बकर ने उनको मुतमईन किया, तो इससे साबित, और उसको जिहाद कहा। तो जब इसका मतलब ये है कि धर्म के जो अपने ही धर्म के लोग हैं, अगर वो अधर्मी बन जाएं तो उनके खिलाफ भी जो जंग होगी उसको जिहाद कहा जाएगा इस्लाम में। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। उमर साहब ने तो जब उनके काफी लोगों ने जब छोड़ने लगे, मुनाफिक हो गए, तो उन्होंने खूब सबको मतलब उस टाइम पे बताते हैं कि काफी लोगों को कन्वर्ट करके वापस ईमान में लेके आए। चलती रहेगी। हीलर साहब बहुत अच्छा लगा, आई नो कि बहुत सारी बातें हैं करने की, तो इंशाल्लाह बिल्कुल। सिर्फ जाने से पहले सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपसे लेनी है हीलर भाई। इस वक्त हिंदू पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू यू इस वक्त इंडिया में? कहाँ पे सर? इंडिया में सर इंडिया में जो सनातनी आप कहोगे तो अप्रोक्सीमेटली 80% होगी सर, 1.25 करोड़ के आसपास होंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाजत लेते हैं। सनातनी में गिनूंगा सर तो मेरे हिसाब से तो सनातनी बुद्धिस्ट भी होते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म को भी माना गया, तो करीब 2.5 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के ऊपर, 250 करोड़ के ऊपर है सर सनातनी। थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉपुलेशन का हजरत मैंने इसलिए पूछा कि ये कह रहे थे सारी विचारधाराओं को वाइप आउट कर देते हैं। भाई ये करीबन अप्रोक्सीमेटली 8.5 सदियों के करीब हुक्मरानी रही है, ऑन एंड ऑफ। बाज सदियों में तो कंप्लीट हुक्मरानी रही है जी। और अभी भी आलम यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों की पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन मौजूद है। तो यहां से पता चल जाता है कि इस्लाम से हमें तंगी ये है कि जहां जाता है वाइप आउट कर देता है। तो आप 80% ना होते, इस सब कॉन्टिनेंट की इस वक्त भी मेजोरिटी आप लोग ही हैं। ठीक है भाई। मैं कोर्ट में कहता हूं कि योर एग्जिस्टेंस इज द प्रूफ ऑफ आवर टॉलरेंस, योर मेयर एग्जिस्टेंस इज द प्रूफ ऑफ आवर टॉलरेंस। जबरदस्त सेंटेंस।